हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो बनाई है कि मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो वैक्सीन को लेकर उपलब्धता और अनुपलब्धता है, यानी कि कितनी वैक्सीन है, खरीदारी को लेकर उसकी क्या रोड मैप बनाया गया है, कितने ऑर्डर दिए गए हैं, क्यों केंद्र बंद किए जा रहे हैं, इन सब पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि आपने अभी तक इस पे कितनी प्रगति करी है, कितनी वैक्सीन्स लगाई जा चुकी हैं और कितनों की खरीदारी का ऑर्डर दिया गया है, ये सभी ब्यौरा आपको सुप्रीम कोर्ट को देना होगा, राज्य सरकारों को देना होगा। क्योंकि जो भी हालात हैं, पहले कोविड को लेकर जो लोग मर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से दवाओं की किल्लत हुई है, वैक्सीन की किल्लत हुई है, उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट मौन दर्शक नहीं रह सकता है, मूक दर्शक नहीं रह सकता है, इसलिए ये टिप्पणी करी गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकारी नीतियों में सीधे दखल देने से बचने के केंद्र सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह मूक दर्शक नहीं रहेगा। नीतियों की न्यायिक समीक्षा उसका कर्तव्य है। साथ ही कोर्ट ने वैक्सीन नीति से जुड़े कई सवाल केंद्र सरकार से पूछे और राज्यों से भी हलफनामा मांगा है। वह मुफ्त में जनता को वैक्सीन दे रही है या नहीं, यह भी जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामा में कहा कि टीकाकरण सरकार का नीतिगत मामला है, यह कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट को टीकाकरण नीति में दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अधिकारों के बंटवारे से कोर्ट का नीतियों की समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार खत्म नहीं होता। जब कार्यपालिका की नीतियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकार बाधित हो रहे हों, तो संविधान ने कोर्ट को मूकदर्शक नहीं रखा है। नीतियों की न्यायिक समीक्षा करना कोर्ट का कर्तव्य है। देखिए, इसमें दो बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि केंद्र सरकार चाहता है कि जो नीति बना रहा है वैक्सीन को लेकर, वो किसी के साथ साझा ना करे, ऐसा इसमें स्पष्ट दिख रहा है। वो ये कह रहा है कि जो वैक्सीन लगाने का कार्य क्षेत्र है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार का है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं बनता है। और सुप्रीम कोर्ट वहीं उससे उलट कह रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी देख रेख करना, देश हित में देख रेख करना सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला काम है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना टीकों की खरीद का शुरुआत से लेकर अभी तक का ब्यौरा पेश करने को कहा है। साथ ही जनसंख्या के हिसाब से ग्रामीण व शहरी लोगों के टीकाकरण का भी ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर मुफ्त टीकाकरण नीति पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, गूगल ने कहा है कि हम सर्च इंजन हैं, लागू नहीं होते आईटी नियम। देखिए, जो विवाद चल रहा है नए आईटी नियम को लेकर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब से, उस पर ही गूगल ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान गूगल ने कहा कि इंटरनेट मीडिया मध्यस्थ नहीं है बल्कि सर्च इंजन है, इसलिए डिजिटल मीडिया व मध्यस्थों के लिए लागू किए गए नए आईटी नियम उस पर लागू नहीं होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गूगल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने केंद्र व दिल्ली सरकार के साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ, फेसबुक, अश्लील वेबसाइट व याचिकाकर्ता महिला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पूर्व महिला की याचिका पर एकल पीठ ने गूगल को नए आईटी नियमों को लागू करने का आदेश दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेवानिवृत्त अफसरों के लिखने और बोलने पर बंदिशें बढ़ी हैं। जो सेंट्रल विस्टा सर्विस पेंशन रूल्स 1972 में संशोधन कर दिया गया है और इसमें जो कुछ संस्था के प्रमुख अधिकारी होते थे, उनको अब जैसे वो मीडिया पर आकर डिबेट में भाग लेते थे या फिर आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर में, इन सब पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी कि अब उन्हें अपने सीनियर्स से पूछना, उन्हें सूचना देनी होगी, एक हलफनामा दायर करना होगा। जब वहाँ से उन्हें अनुमति मिलेगी तब वो ऐसी किसी भी डिबेट या आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि नया जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल आया है 2021, वो काफ़ी कुछ बदलाव करेगा। क्योंकि खुफिया एजेंसी के भी जो अधिकारी थे वो डिबेट में आकर कई ऐसी बातें बोल देते थे जो सार्वजनिक नहीं बोलनी चाहिए थी, और इन सभी बातों से आईएएस और आईपीएस को दूर रखा गया है।
तो इस आर्टिकल में और क्या है देखते हैं कि केंद्र सरकार ने उन नियमों में संशोधन किया है जिनके तहत खुफिया या सुरक्षा से जुड़े संगठनों में काम कर चुके अधिकारियों के संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करने पर प्रतिबंध है। नए जोड़े गए प्रतिबंधों में यह शर्त शामिल की गई है कि वे संगठन के अधिकार क्षेत्र यानी कि डोमेन, उनके कर्मचारियों या काम के दौरान हासिल विशेषज्ञता के बारे में सामग्री साझा नहीं कर सकते हैं। इस तरह के पूर्व अफसरों के लिखने बोलने पर बंदिशें और बढ़ गई हैं। द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2021 को सरकार ने मंगलवार को अधिसूचित किया। इसमें यह भी कहा गया है कि उक्त सामग्री के प्रकाशन के लिए सेवानिवृत्त अफसरों को संगठन के प्रमुख से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सभी कर्मियों को अपने संगठन के प्रमुख को यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे ऐसी जानकारी प्रकाशित नहीं करेंगे। अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने पर उनकी पेंशन को रोका या वापस लिया जा सकता है। मार्च 2008 में अधिसूचित द सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2007 के मुताबिक ऐसे सभी कर्मियों के किसी भी संवेदनशील जानकारी के प्रकाशन पर पहले से ही प्रतिबंध है, जिसे उजागर करने से देश की संप्रभुता एवं अखंडता, सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं। 2007 के नियमों में पूर्व अनुमति विभाग के प्रमुख से लेनी होती थी। उसमें संगठन के अधिकार क्षेत्र या किसी कर्मचारी के संदर्भ का जिक्र नहीं था। अब ये 25 संगठनों पर लागू होगा, जिसमें जो प्रमुख है वो बता देता हूँ, जैसे कि आईबी, रॉ, सीबीआई और एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये सब शामिल करके पूरी 25 संस्थाएं ऐसी है जिन पर ये नियम लागू होगा। सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 हालांकि आईएएस और आईपीएस और आईएफएस अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होते। सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल 1972 उन कर्मियों पर लागू होते हैं जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले हुई है। नेक्स्ट न्यूज है कि मॉडल किराएदारी कानून पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मुहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को व्यापक बदलाव के उद्देश्य से मॉडल किराएदारी कानून यानी कि एमटीए पर मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत जिलों में किराएदारों और मालिकों के हितों की रक्षा के लिए किराया प्राधिकार, कोर्ट व ट्रिब्यूनल गठित होंगे। आवासीय परिसर के लिए किराएदार को अधिकतम 2 महीने के किराए के बराबर की राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जबकि व्यावसायिक संपत्ति के लिए 6 महीने के किराए के बराबर की है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नया कानून बनाकर अथवा मौजूदा नियम में संशोधन के जरिए मॉडल किराएदारी कानून को लागू कर सकते हैं। इसके तहत नए किराएदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा और उसे संबंधित जिले के किराया प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। इसमें एक पॉइंट यह भी दिया गया है कि बीच में नहीं निकाल सकते किराएदार को। जिस परिसर में किराएदार रह रहे हैं उसमें आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को मकान मालिक रोक नहीं सकता। अनुबंध की अवधि में किराएदार को निकालना भी नहीं जा सकता जब तक कि दोनों पक्षों में लिखित समझौता न हो जाए। अगर मकान मालिक उस घर में कुछ अतिरिक्त काम करवाना चाहता है और किराएदार को वह मंजूर नहीं है तो मामले को रेंट कोर्ट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आकलन फार्मूला 1-2 दिन में जुलाई तक आएगा रिजल्ट। देखिए, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के जो इंटर की परीक्षाएं हैं उसे रद्द कर दिया गया है और अब बहस ये छिड़ी है कि इसका फार्मूला यानी कि जो रिजल्ट का फार्मूला है उसे कैसे तैयार किया जाए, किस तरीके से रैंकिंग की जाए या फिर नंबर दिए जाए। तो इसमें कई सुझाव आए हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 10th के जिस तरीके से मापन किया गया है उससे बेहतर मार्किंग की जाएगी और जो प्री बोर्ड होता है, एक तरीके से इंटर से पहले जो स्कूलों में लिया जाता है, आप सबने दिया होगा, तो उसके मार्क्स लिए जाएंगे और जो मंथली टेस्ट या फिर 2 महीने पर जो टेस्ट होते थे उन सभी के नंबर्स को मिलाकर जो बेहतर नंबर होंगे वो छात्रों को दिए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जैसे जहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुके हैं इंटर के, उन प्रैक्टिकल्स के नंबर तो वैसे ही लिए जाएंगे और जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं उनके भी नंबर एक तरीके से एक फार्मूले के तहत तय किए जाएंगे। तो इसमें अब देखने वाली ये बात है कि कब तक ये रिजल्ट आता है और किस तरीके से नंबर दिए जाते हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों की निगाहें अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आकलन के फार्मूले और रिजल्ट घोषित होने की तारीख पर टिकी है। हालांकि इस बीच
सीबीएसई ने जो संकेत दिए हैं उसके तहत 12वीं के छात्रों के आकलन का फार्मूला 10वीं के फार्मूले से ज़्यादा व्यापक होगा। यह फार्मूला अगले 1-2 दिनों में घोषित हो सकता है। वहीं रिजल्ट भी जुलाई तक आने की संभावना है। केंद्र की ओर से मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी और मूल्यांकन में क्लास 9th और 11th के परिणामों को शामिल करने को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति है। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बोर्ड के पास केवल 10वीं के परिणाम का ही डाटा है। ऐसे में 9वीं और 11वीं के अंकों को 12वीं के मूल्यांकन में शामिल करने पर परेशानी हो रही है। अब इसमें कुछ आप देखिए, जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने संभाला एनएचआरसी प्रमुख का पदभार। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये 8वें अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। जस्टिस मिश्र वर्ष 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद एनएचआरसी प्रमुख पद पर नियुक्त होने वाले पहले ऐसे पूर्व न्यायाधीश हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में जस्टिस एचएल दत्तू का कार्यकाल पूरा होने के बाद एनएचआरसी प्रमुख पद खाली था। देखिए, इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जो आज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज की जो पहली हेडिंग है कि महंगाई के खतरे के बीच आरबीआई की परीक्षा। देखिए, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की अभी समिति थी उसकी बैठक बुधवार से स्टार्ट हो गई है और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है शक्तिकांत दास को, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो इसमें अब महंगाई को लेकर इनका क्या रोड मैप है, ईएमआई में किस तरीके से छूट मिलती है, क्या आंकड़े पेश करते हैं और जो ग्रोथ रेट है उसको कितना दिखाते हैं, ये सब दबाव इस समय आरबीआई के ऊपर है। औद्योगिक सुस्ती को तेज करने और महंगाई दर को काबू करने के बीच आरबीआई को एक बार फिर सामंजस्य की तरकीब लगानी होगी। मौद्रिक नीति तय करने वाली आरबीआई गवर्नर अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातुओं व कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार में खाद्य उत्पादों की कीमतों के रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी के ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका भी मजबूत हो रही है। ऐसे में शुक्रवार को यह तय होगा कि एमपीसी ब्याज दरों को थामने को तरजीह देती है या आर्थिक विकास दर को रफ्तार देने की। जानकारों का मानना है कि एमएसपी में इस बार नीतिगत ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही रखने के पक्ष में सहमति बनेगी। महंगाई की चाल को अभी आरबीआई कुछ हफ्ते और देखना चाहेगा। एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति ने अप्रैल 2021 के शुरुआत में वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की थी। इसमें कर्ज की दरों को प्रभावित करने वाले रेपो रेट को 4% पर ही स्थिर रखा था। उसके बाद देश को कोरोना की दूसरी लहर ने चपेट में ले लिया। मई 2021 के पहले हफ्ते में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बाजार में तरलता बढ़ाने संबंधी कुछ फैसले भी किए और वह भी कहा कि केंद्रीय बैंक पूरे हालात पर नजर रखे और विकास की गति को तेज करने वाली नीतियों को बढ़ावा देगा। घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के साथ ही खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी बनी हुई है। अप्रैल 2021 में खाद्य तेलों की थोक कीमतों में 57% की वृद्धि हुई है। अंडे, दाल, मांस जैसे प्रोटीन उत्पादों की महंगाई में भी काफ़ी तेजी आई है। कई राज्यों में लॉकडाउन होने से उत्पादों की आवाजाही प्रभावित होने की वजह से आपूर्ति पर असर पड़ा है। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के रोड मैप बना रही है सरकार। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 2 महीने में हुए औद्योगिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार रोड मैप बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के सभी प्रमुख उद्योग संगठनों के अलावा कई अन्य औद्योगिक समूहों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ वापसी होगी। गोयल ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान उद्योगों को बचाने के लिए व्यापक उपाय तैयार करने को भी कहा गया है। गोयल ने कहा कि उद्योग जगत को इस चुनौतीपूर्ण समय से सबक लेने की जरूरत है ताकि वे भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। संगठनों ने बताया कि उन्होंने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। निर्यात में 67% की बढ़ोतरी।
कोरोना के बावजूद निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इस साल मई में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल मई के मुकाबले 67.39% की बढ़ोतरी रही है। वैसे तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी का कारण पिछले साल मई में वस्तुओं के निर्यात में हुई भारी गिरावट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मई 2019 के मुकाबले सभी निर्यात में 7.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह निश्चित तौर पर निर्यात गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है। इस साल अप्रैल के निर्यात में 2019 के मुकाबले 16.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। पिछले महीने वस्तुओं के आयात में भी मई 2020 के मुकाबले 68.54% की बढ़ोतरी रही। 2019 के मुकाबले आयात में 17.47% की गिरावट आई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई में 32.21 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल मई में सिर्फ 19.24 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। मई 2019 में 29.85 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया है। अमेरिका ने भारत समेत 6 देशों की ओर से इक्वलाइजेशन लेवी डिजिटल सर्विसेज टैक्स के कदम के बदलते अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला निलंबित कर दिया है। बुधवार को ही अमेरिका ने टैरिफ लागू करने की बात कही थी। भारत, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन ने ई कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाया था। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई ने इस संबंध में जानकारी दी थी। यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की ओर से बयान में कहा गया है कि इस संबंध में जांच के बाद इन देशों से आने वाली कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ का फैसला लिया गया है। हालांकि इसे 180 दिन निलंबित किया गया, जिसमें OECD और G20 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान को लेकर चल रही बहुपक्षीय चर्चा को पूरा करने के लिए समय मिल सके। डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने के मामले में यूएसटीआर ने पिछले साल मार्च में सख्त कदम उठाने की सिफारिश की थी। इसमें भारत से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 25% तक टैक्स लगाने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा को मिले प्राथमिकता, और ये आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ स्तंभकार एमजे अकबर द्वारा। देखिए, भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है वो इस जो दूसरी लहर आई है कोरोना की उसमें साफ साफ पता चल गया। किस तरीके से हालात खराब हुए थे, और शिक्षा की स्थिति रैंकिंग के माध्यम से भी पता चलती है। जब हम आगे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है शिक्षा को लेकर, मेडिकल को लेकर, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। जनता के लिए प्रत्येक चुनाव अपनी मांगों को सामने रखने पर एक अवसर भी होता है, रखने का एक अवसर भी होता है। इसमें जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांग होती है तो मतदाता अस्पताल की मांग करते हैं। अनुमान इस मांग के केंद्र में उनके मन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स जैसी मेडिकल संस्था की छवि होती है। हालांकि एक बढ़िया अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्ति के अंतिम पड़ाव का केंद्र होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक अस्पताल जाने से बचता है जब तक कि उसके अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता, यानी एक तरफ से संकट का समय ही अस्पताल जाने की वजह बनता है। देखिए, कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी अस्पताल जाने से जाहिर सी बात है बचता है। तब तक बचता है जब तक कि स्थिति पूरी भयावह ना हो जाए, यानी कि आप एक अंतिम विकल्प लेकर चलते हैं कि मुझे अब अस्पताल जाना है। तो वही ये बताया गया है। और ऐसी व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में कि लोग वैसे भी जाने से बचते हैं। औषधि विज्ञान के 3 आयाम हैं। पहला रोकथाम, जिसमें महामारी या भीषण बीमारी के लिहाज से जोखिम वाले वर्गों के लिए टीकाकरण जैसे उपाय करना। दूसरा सहज उपलब्ध दवाओं, किफ़ायती औषधियों से उपचार संबंधी कदम। इसमें अंतिम और तीसरा होता है संकट प्रबंधन। भारतीयों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए स्वतंत्र भारत के पहले बजट से ही उपरोक्त बिंदुओं में शुरुआती 2 से जुड़ी अवसंरचना में भारी निवेश की दरकार थी, परंतु स्वास्थ्य नीतियों में उनका समावेश पिछली सदी के 9वें दशक से ही संभव हो सका है। विगत सदी के अंतिम दशक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। देखिए, जो 1991 में जो सुधार किए गए थे उसमें जो ये मेडिकल लाइन थी उसमें सबसे ज़्यादा सुधार की जरूरत थी और किया भी गया था।
जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तो उस समय स्थिति ये थी कि जो दवाओं का उत्पादन था वो जो सरकारी जो अस्पताल थे उनकी जो मांग होती थी उस अनुरूप किया जाता था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो थे उनमें भी उतनी दवाइयाँ नहीं होती थी। तो जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पर पूरी तरीके से फोकस किया और निजी क्षेत्र को दवाओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और जितनी भी उत्पादन क्षमता थी उससे कई गुना उत्पादन करने को कहा। जितने भी आपके पास ऑर्डर आते हैं, नहीं भी आते हैं तो भी आप उत्पादन करिए, ताकि सभी अस्पतालों को, स्वास्थ्य केंद्रों को वो दवाइयाँ उपलब्ध करी जा सकें, दवाइयों की कमी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेडिकल लाइन में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कारगर उपाय किए हैं। जो गरीब लोग हैं उनके लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य ढांचा है आप कह सकते हैं, उसमें अभी और भी सुधार की गुंजाइश इसमें बताई जा रही है। तमाम संकेतों के दृष्टिकोण से सांख्यिकी उपयोगी है, लेकिन तथ्यों को लेकर भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के अनुसार देश में गरीबों की संख्या सिकुड़कर करीब 25 करोड़ रह गई है। फिर भी 25 करोड़ का यह आंकड़ा भारत से कहीं अधिक क्षेत्रफल वाले देश रूस की कुल आबादी से 10 करोड़ अधिक है। दरअसल हम भूख सूचकांक आधार पर ही गरीबी का आकलन नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, अगर हम शिक्षा की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर उसमें हम देखें तो जो अंडर 30 तक भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। अगर शीर्ष 30 यूनिवर्सिटी को हम लें शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसमें कोई भी भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। अगर वहीं पर हम 34वें नंबर की बात करें तो 34वें नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्था यानी कि IISc को शामिल किया गया है। तो इतनी भी अच्छी रैंकिंग नहीं है या सुविधाएं नहीं है। वहीं अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स 2020 की बात करें तो जो हेल्थ केयर इंडेक्स है 2020, उसमें 153 देशों में भारत की रैंकिंग 112 है। 2019 में ये 108 थी, जो 4 पायदान घिसक कर 112 हो गई। अगर हम अपने पड़ोसी देशों से अपने भारत देश की तुलना करें तो स्थिति यहाँ पर ज़्यादा गंभीर है। पड़ोसी हमसे ज़्यादा बेहतर सुविधाओं के साथ हैं, चाहे चीन हो, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। वहाँ पर जो रैंकिंग है भारत के से तो अच्छी है ही, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी भारत से कहीं बेहतर हैं। तो तमाम संकेतों के दृष्टिकोण से यही लगता है कि अभी यहाँ पर और सुधार की गुंजाइश है। नेक्स्ट पर आते हैं कि जान संग जहान बचाने का उदाहरण, और ये आर्टिकल लिखा है, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं ये गिरिराज शंकर। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में माइक्रो स्तर की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जो आर्थिक संकट के दौरान राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गतिशील रखती है। मध्य प्रदेश में कोविड संकट के दौरान इसका उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, इसलिए कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी वह लगभग अप्रभावित रही। इसका श्रेय किसान हितैषी नीतियों और खेती को समृद्ध बनाने के सुनियोजित कार्यक्रम को जाता है। इसके अलावा लघु एवं सूक्ष्म उद्यमिता के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के जो प्रयास हुए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने की जो पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, उसका सकारात्मक असर भी कोविड के संकट भरे समय में देखने को मिला। मतलब मध्य प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान राज्य इसमें माना गया है, और वहाँ की जो नीतियाँ हैं और राज्यों से काफ़ी बेहतर बनाई गई हैं। तो वहाँ पर उद्योगों पर निर्भरता कम है और किसानों पर और कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, इसलिए पहली और दूसरी लहर का इनके आर्थिक क्षेत्र पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियां जारी रहीं। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण रोकने की रणनीति की प्रक्रिया का हिस्सा था। इसे लागू करने या स्थगित करने का अधिकार संकट प्रबंधन समितियों को दिया गया था। मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की मजबूत व्यवस्था के कारण इस साल भी किसानों को निराशा नहीं होगी। करीब 15 लाख किसानों के 128 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर उनके खेतों में उनकी मेहनत के 25,300 करोड़ रुपए दिए गए। इसके लिए 4600 खरीद केंद्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के दौरान जीवन अनवरत और अविचल चलता रहा। कोरोना काल में शिवराज सरकार की यह सोच रही कि सभी का परिवार अपने आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करते हुए गुजर बसर करता रहे। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना ने कोविड संकट को आर्थिक अवसर में बदला। इसका सकारात्मक असर तो भविष्य में दिखाई देगा, लेकिन वर्तमान में जीवन संभल
संभल गया। आइसक्रीम, फल, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, मुर्गी, अंडे, कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल, ये जितने छोटे काम धंधे लाखों परिवार जुड़े हैं उस पर किसी तरीके की रोक नहीं थी। लोगों का भरण पोषण आराम से चलता रहा। बैंक ऋण उपलब्ध कराते हुए 44,000 से अधिक समूहों को पिछले साल कुल 302 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। इस साल इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 1,215 करोड़ का ऋण 90,000 से अधिक समूहों को दिलाया गया। इस समूह में 36,53,000 से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवार जुड़े हैं। इसी प्रकार मजदूरों के खातों में भी 1,000 रुपए डाले गए ताकि काम के अभाव में उनकी आजीविका की भरपाई हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है कि दिशाहीन कांग्रेस, पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ हैं, उन्हें देख लेते हैं। कि जो पहली न्यूज़ है, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की वार्ता आज। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच चीन पाकिस्तान के सहयोग से अफगानिस्तान में सुलह कराने के प्रयासों में सक्रिय हो गया है। चीन कूटनीतिक दृष्टिकोण से पाक के साथ ही अफगानिस्तान के संबंधों को आगे बढ़ाने में अपना फायदा देख रहा है। इस संबंध में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल वार्ता गुरुवार को होगी। इसकी अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री वांग ही करेंगे। यह तीनों देशों के बीच चौथी वार्ता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग विन ने बताया कि इस वार्ता में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार भी शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इजराइल में इशाक हेरोज चुने गए नए राष्ट्रपति। इजराइल में अनुभवी राजनेता इशाक हेरोज को नया राष्ट्रपति चुना गया है। संसद ने गुप्त मतदान के जरिए उनका चुनाव किया है। उनके निर्वाचन की घोषणा बुधवार को हुई है। लेबर पार्टी के पूर्व नेता इशाक एजे ऐसे पहले इजरायली राष्ट्रपति होंगे जिनके पिता भी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनके पिता चैम हेरोज 1983 से 1993 तक इजराइल के राष्ट्रपति रहे थे। इसाक को इजरायली संसद के कुल 120 सदस्यों में से 87 का समर्थन मिला। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मिरियम पेरेज को हराया है। इसाक इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। वह राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 9 जुलाई को पूरा होगा। भारत और अमेरिका के संबंधों का अहम स्तंभ है शिक्षा, ये बोला है राजदूत संधू ने। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि शिक्षा भारत और अमेरिका की साझेदारी का अहम स्तंभ है। संधू ने डेविस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के चांसलर गैरी मे के साथ डिजिटल बैठक के बाद बताया कि कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में ज्ञान एवं अनुसंधान साझेदारी की बड़ी संभावनाओं के बारे में उनकी चांसलर से और उनकी टीम से अच्छी बातचीत हुई है। सिंधु ने ट्वीट कर कहा कि शिक्षा भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी का अहम स्तंभ है। तो ये आज का यानी कि 3 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।